बायोटेक्नोलॉजी में हम मज़ीद बात करेंगे आपसे। मैं आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात कर रहा था, ठीक है बेटा, मैं आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात कर रहा था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मैंने आपसे कुछ बातें की थी। मैंने आपसे कहा था कि किसी दो इंसान के डीएनए अगर हमने कंपेयर करनी है तो हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स उस पर अप्लाई करेंगे, और सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करने पे जो आपकी इमेजिनेशन है, वो आपकी इमेजिनेशन ये है कि इसके अंदर इसके टुकड़े टुकड़े हो गए डीएनए के। जब डीएनए के टुकड़े टुकड़े हो गए तो आपने क्या किया, आपने उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट के ऊपर रखा, और वो नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की जानिब जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की जानिब जो वो मूव करेंगे, जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की जानिब मूव करेंगे, ठीक है, जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की जानिब मूव करेंगे, उससे क्या होगा, एक पैटर्न आपको मिलेगा। जो पैटर्न आपको मिलेगा, उस पैटर्न को हमने कहा कि भाई कंपेयर करेंगे आपस में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पे जो डीएनए मौजूद है हम उसको हीट करेंगे तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब हम उसके ऊपर डीएनए प्रोब्स अप्लाई करेंगे। डीएनए प्रोब्स अप्लाई करने के बाद हम उस पर नायलॉन की मेम्ब्रेन अप्लाई करेंगे, तो ये होगा कि उसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है, वो उसके साथ चिपक जाएगा। जब वो उसके साथ चिपक जाएगा, पकने के बाद अब हम उसकी एक्सरे इमेजिंग करेंगे। एक्सरे इमेजिंग में जो डीएनए प्रोब्स की जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो वाजे हो जाएगी। जब आइडेंटिफिकेशन उसकी वाजे हो जाएगी, ठीक है, जब उसकी आइडेंटिफिकेशन वाजे हो जाएगी, हमें क्या मिलेगा, हमें एक पैटर्न मिलेगा, ठीक है। हम उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम देंगे दैट दिस इज द डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है डीएनए फिंगरप्रिंट। चलिए, अच्छा आप जरा और से सुन लीजिएगा कि दो इंसानों के डीएनए आपस में डीएनए के टुकड़ों की लेंथ में क्यों मुख्तलिफ आते हैं। इनके मुख्तलिफ आने की जो वजह है वो है इसके अंदर मौजूद टेंडम रिपीट्स, ठीक है। मुख्तलिफ आने की वजह क्या है, वो मुख्तलिफ आने की वजह है इसके अंदर मौजूद टेंडम रिपीट्स। डीएनए multiple copies of repeated sequence, multiple copies of repeated sequence of same nitrogenous basis, same nitrogenous basis, multiple copies of repeated sequence of same nitrogenous basis, ये क्या कहलाता है, कहलाता है टेंडम रिपीट्स। लेकिन किसी दो इंसान के जो डीएनए है उसके अंदर कुछ पोर्शन सेम होता है, कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ पोर्शन सेम होता है और कुछ पोर्शन जो है वो डिफरेंट होता है।
जी जी सी 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 जी 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 ए जी 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 ए जी 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 ए जी 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 ए। ये देखिए, ये जो काला वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये दो इंसानों के अंदर क्या है, दो इंसानों के अंदर सेम, ठीक है। ये जो काला वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये काला वाला पार्ट जो है ये दो इंसानों के अंदर जो है वो सेम, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बात की जाए कि जो बाकी पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, जी जी सी जी जी सी जी जी सी जी जी सी जी जी सी, ये आपको रिपीटेड सीक्वेंस मिल रही है नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस की आपको ये रिपीटेड सीक्वेंस मिल रही है। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द टेंडम रिपीट्स, ठीक है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं टेंडम रिपीट्स, ओके। So multiple copies of repeated sequence of same nitrogenous bases. This is called what? This is called tandem repeats. ठीक है, हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? हम इसको नाम दे रहे हैं that this is tandem. अब जरा और करिएगा, जब हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अप्लाई करते हैं, तो वो डीएनए को जब यहां से तोड़ेगा, तो ये टुकड़ा जो है इसकी लेंथ में और ये जो टुकड़ा है इसकी लेंथ में आपको फर्क मिलेगा। अब स्टूडेंट्स के ध्यान में ये बात आएगी, सर जो पार्ट दोनों में डिफरेंट है वो डिफरेंट क्यों है? आपको पता है डीएनए के अंदर कुछ एक्सन्स होते हैं, कुछ इंट्रन्स होते हैं। इंट्रन्स नॉन कोडेड रीजन्स होते हैं, तो जो नॉन कोडेड रीजन्स होते हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम डीएनए के टुकड़े करते हैं, तो सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए के टुकड़े करने पर जो डीएनए के टुकड़ों की जो लेंथ आती है आपको उसके अंदर फर्क मिलेगा, ठीक है। जो डीएनए के टुकड़ों की जो लेंथ आती है उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको फर्क मिलेगा। इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम नाम देते हैं दैट दिस इज व्हाट, दिस इज द टेंडम रिपीट्स, ठीक है। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं टेंडम रिपीट्स। मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ सेम नाइट्रोजीनस बेसिस, ठीक है। मल्टीपल कॉपीज ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ सेम नाइट्रोजनस बेसिस कॉल्ड टेंडम रिपीट्स। चलें, दिस इज द प्रिंसिपल कि आप डीएनए के टुकड़ों की लेंथ में तमाम इंसानों में आपस में फर्क है, हम इसको फर्क बताकर जो है हम दुनिया के तमाम लोगों को के डीएनए जो है हम कहते हैं मुख्तलिफ। अच्छा, किस हो सकता है कोई आप में से कहे सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, मैंने आपको पूरी बात समझाई नहीं, मैंने आपको करीब करीब समझाने की कोशिश की है। सिर्फ आपको ये बताना चाहा है कि अगर कोई आपसे पूछे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों कैसे की गई, तो आपने कहना है भाई जब सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम अप्लाई करेंगे तो डीएनए के जो टुकड़े टुकड़े होंगे वो टुकड़े उनकी लेंथ में आपस में फर्क होगा। जब डीएनए पड़े हुए होंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट पर, वो स्प्रेड होंगे, तो स्प्रेड होने पे क्या पता चलेगा, स्प्रेड होने पता चलेगा कि उनके आपस में पैटर्न में फर्क है। ये जो पैटर्न में आपस में फर्क है, ठीक है, ये मेन बेसिस है किसकी, ये मेन बेसिस है आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। दिस इज द मेन बेसिस फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलें,
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात हो गई। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होती है, ठीक है। चलें, अब उसके बाद आइए आपके पास ट्रांसजेनेसिस का टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ, ये नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको कुछ कॉमन टर्म्स बता देता हूँ। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोई भी टर्मिनोलॉजी इसमें स्किप नहीं कर सकता, ठीक है। अभी तक मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें, पैलिंड्रोम बता दी है, डीएनए प्रूफ बता दिया है, पीसीआर बता दी है, डेफिनेशन वगैरह सब डिटेल्स में, ट्रांसजेनेसिस प्लांट, ट्रांसजेनेसिस एनिमल्स बता दिया है, जीन थेरेपी बता दी है, जीन थेरेपी में SCID सिस्टिक फाइब्रोसिस आपको बता दी है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको एक्सन्स इंट्रंस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बता दी है, मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स बता दिए, लागजी जीन, AMP या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स वगैरह ये सब आपको बता दिया है, कैसे आइसोलेट करेंगे ये बता दिए हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाँ, क्लोनिंग की बात मैंने नहीं की, आमतौर पे जो बातें स्टूडेंट्स को पता होती हैं, आसान होती हैं, क्लोनिंग भी कहेंगे तो क्लोनिंग भी बता देंगे, कोई बात नहीं कि डॉली कैसे बनाई थी, अपने जहन में रिकॉल कर लें, ठीक है, अपने जहन में जरा रिकॉल कर लें। उमैया जरा हाथ खड़ा करो, बताओ डॉली कैसे बनाई थी, हाउ डॉली वाज मेड। उमैया आज क्लास का हिस्सा नहीं है क्या? अच्छा, चले सनना से आप बता दें। मैंने अनम्यूट किया, अनम्यूट कर लें उसको। कोई भी नहीं बताना चाह रहे। अली मोहम्मद नासिर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर। सवाल का जवाब दीजिए। जी, आपका सवाल डॉली के ऊपर था ना? हाँ, डॉली बताएं कैसे बनाई। जी सर, वो एक सोमैटिक सेल लिया था शीप में से और उसमें न्यूक्लियर मैटर ट्रांसफ़र किया था, और डॉली इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई थी क्योंकि जो सोमैटिक सेल था वो अडल्ट शीप का था। जी, टाइप पड़ेगा। सोमैटिक सेल लिया था, फिर क्या किया? जी, सोमैटिक सेल में उसमें जो DNA कंटेंट था वो डाला गया था। ऐसा तो नहीं किया था, अच्छा, ऐसा नहीं किया। ठीक है। सोच के बताओ क्या किया था, डॉली कैसे बनाई। वैसे ये बात तो ठीक है ना सर कि एक एडल्ट शीप का सोमैटिक सेल था वो। हाँ हाँ, मेरी बात सही है। चले, कुछ लोगों ने हैंड रेज किया और दूसरे कुछ नहीं। जी बताइए सामने। फर्टिलाइज के सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस के अंदर डाला था, उसके बाद जो इस तरह से मतलब बनाई थी।
बेटा घबरा के नहीं बताओ, आराम आराम से बताओ, तामुल से दोबारा बताओ। जी सर, उन्होंने जो है अनफर्टिलाइज्ड एग लिया शीप का, उसमें से उसका न्यूक्लियस निकाल दिया, उसके बाद जो है सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस उसके अंदर डाल दिया था, जो कि डिप्लॉयड होता है, तो जो शीप बनी थी तो वो इस तरह बनी। अच्छा, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि ये फॉर्दरलेस रिप्रोडक्शन है कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने अनफर्टिलाइज्ड एग लिया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने अनफर्टिलाइज्ड एग लिया। दिस इज ओवम, ठीक है, दिस इज अनफर्टिलाइज्ड, ठीक है, दिस इज अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने अनफर्टिलाइज्ड एग लिया और अनफर्टिलाइज्ड एग लेने के बाद इसका अनफर्टिलाइज्ड एग क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग होता है हैप्लॉइड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको एन्यूक्लिएट किया, यानी इसका न्यूक्लियस निकाल के फेंक दिया। ठीक है, और दूसरी जो भेड़ है उसकी स्किन का सेल लिया। ठीक है, उसकी स्किन का सेल लिया, ये दरअसल क्या है, ये डिप्लॉइड है, इसका न्यूक्लियस निकाला और इसमें डाल दिया। ठीक है, इसका न्यूक्लियस लिया और न्यूक्लियस निकाल के इस ओवम में डाल दिया। जब न्यूक्लियस निकाल के ओवम में डाल दिया तो अब इन्होंने क्या किया, अब देखें इसकी अब रिप्रोडक्शन की, अब फर्टिलाइजेशन की इसको जरूरत नहीं। अब इसको दोबारा से क्या किया, शीप की बॉडी में डाल। तो होगा क्या, होगा ये, होगा क्या, होगा ये कि जब दोबारा से आपने इसको शीप की बॉडी में डाल दिया, शीप की बॉडी में डालने के बाद उसकी वहां पे ग्रोथ शुरू हुई। ठीक है, जब आपने इसको शीप की बॉडी में डाल दिया तो शीप की बॉडी में डालने के बाद अब उसकी ग्रोथ शुरू हुई। अब जो भेड़ पैदा हुई, ठीक है, अब जो भेड़ पैदा हुई है तो उस भेड़ की खास बात क्या है, उस भेड़ की खास बात यह है कि आपने जिस स्किन की सेल जिस भेड़ से लिया था ये बिल्कुल उस जैसी हो, उसका क्लोन होगी, उसकी कॉपी होगी, उसकी डिट्टो कॉपी होगी। ठीक है, दैट्स हाउ डॉली वाज मेड। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए, आरएनए और अ सेल और एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म बना लें, डीएनए बना लें, आरएनए बना लें, आप मल्टीपल कॉपीज बना लें। ठीक है, आप मल्टीपल कॉपीज बना लें तो हम इसको क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे क्लोनिंग। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, दिस इज टर्म्ड एज क्लोनिंग। ठीक है, आप इसको क्लोनिंग का नाम दें। चलिए, तो क्लोनिंग वाली बात करें, इसके बाद आइए सोमैटिक एम्ब्रियो। सोमैटिक एम्ब्रियो डिफाइन करें जरा, व्हाट इज सोमैटिक एम्ब्रियो। सोमैटिक एम्ब्रियो जब आप सुनेंगे तो टिश्यू कल्चर टेक्निक का टॉपिक खुद ब खुद हो जाएगा। बोर्ड पे जो लिखा हुआ है इसको नोट कर लें जरा, 1 से 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मिटा देता हूँ बोर्ड।
चलें, इसके बाद आइए सोमैटिक एम्ब्रियो। सोमैटिक एम्ब्रियो की बात आपको जो समझ में आएगी जब टिश्यू कल्चर टेक्निक आपको पता हो। टिश्यू कल्चर टेक्निक जरा मुझे बता दें क्या होती है, इसमें से कौन बताएगा? चलो खुद से आप हैंड रेज करें, कौन बताएगा टिश्यू कल्चर टेक्निक? टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होती है? सर जेम्स फ्रेडरिक ने फ्लोएम का एक सेल लिया, गाजर के पौधे से फ्लोएम का एक सेल लिया, और फ्लोएम का एक सेल लेने के बाद, ठीक है, फ्लोएम का एक सेल लेने के बाद उसको कल्चर मीडियम में डाल दिया, यानी ग्रोथ मीडियम में डाल दिया। अब फ्लोएम का एक सेल जो है उसमें आपने जब कल्चर मीडियम में डाला है तो कल्चर मीडियम में प्लांट हार्मोन्स वगैरह हैं, पहले वो मल्टी सेलुलर मास में कन्वर्ट हुआ, फिर उसमें आपने हार्मोन्स मजीद दिए, उसमें रूट्स बन गई और उसमें आपके पास फिर शूट्स बन गई। ठीक है, रूट्स बन गई और शूट्स बन गई, तो क्या हुआ, छोटा सा प्लांटलेट बन गया। ठीक है, छोटा सा एक अदद प्लांटलेट बन गया। तो अगर बात की जाए, अब ये जो छोटा सा प्लांटलेट बना है, ठीक है, अब समझ ले नया पौधा बन गया। तो ये जो फ्लोएम का जो सेल आपके पास मल्टी सेलुलर मास में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, फ्लोएम का सेल जो मल्टी सेलुलर मास में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो। ठीक है, कल्चर्ड पार्ट ऑफ प्लांट गिव राइज टू एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर स्मॉलर एंड सिंपलर देन प्लांटलेट। ठीक है, कल्चर पार्ट ऑफ प्लांट जो है वो एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, जो आपके पास सिंपलर होता है प्लांटलेट से, उसको हम कहते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो। कोई कहेगा सर सोमैटिक एम्ब्रियो तो क्या कोई जर्म एम्ब्रियो भी होता है? भाई, एक चने का जो दाना है, उस चने के दाने के अंदर जो है, एक चने का जो दाना है उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, चूंकि वो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बनता है, तो वो कहलाता है जर्म एम्ब्रियो। ठीक है, तो ये जो आपके पास टिश्यू कल्चर टेक्निक से जो आपको हासिल होता है, ये कहलाता है सोमैटिक एम्ब्रियो। कल्चर मीडिया में आपने इसके अंदर जो है वो एक अदद फ्लोएम का सेल डाला। ठीक है, आपने इसके अंदर एक फ्लोएम का सेल डाला। अच्छा, इसको करते ही इसकी बाहर सेल वॉल रिमूव कर देते और फ्लोएम सेल को लेंगे जो कि न्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि फ्लोएम नॉन न्यूक्लिएटेड भी होता है। अब ये क्या होगा, ये मल्टी सेलुलर मास में कन्वर्ट होगा। जब ये मल्टी सेलुलर मास में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, when this is converted into a multicellular mass, हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? हम इसको नाम दे रहे हैं that this is somatic embryo। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो। Cultured parts of a plant give rise to embryo-like structure which are smaller and simpler than plantlet। तो प्लांटलेट से स्मॉलर होता है और सिंपलर होता है। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं जो स्मॉलर एंड सिंपलर देन प्लांटलेट। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड सोमैटिक एम्ब्रियो। ठीक है, इसको हम सोमैटिक एम्ब्रियो का नाम देते हैं।
चलें, इसके बाद आइए फर्दर बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में और क्या क्या चीजें हैं। एग्जेंस बता दिया, इंट्रेंस बता दिया। कोई आप में से किसी ने सवाल करना है तो पूछें, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है। क्लोनिंग आपको बता दी है, जीन थेरेपी आपको बता दी, एमनियोसेंटेसिस मुझे बताइए किससे कहते हैं? अक्सा आप बता दें। अक्सा हजरत आप बता दें। नहीं बताएंगे? अच्छा, जी सर। जी अक्सा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। हाँ, मेरा सवाल कुछ सुना आपने? क्या मैंने पूछा आपसे? जी सर। बताओ क्या होता है एमनियोसेंटेसिस, क्या होता है? सर मुझे याद नहीं, आप ही बता दें। सोचो सोचो। सर इसमें फीटस की जो कोई डिजीज होती है उसको हम डायग्नोज करते हैं। हाँ, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें? एमनियो क्यों कहते हैं इसको, एमनियोसेंटेसिस को? वाई वी टर्म इट एमनियो, AMNIO? सर एमनियोटिक फ्लूइड के सही जरिए है, होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखें, जो जो भी एमनियोट्स हैं, एमनियोट्स के नाम बताओ। एमनियोट्स कौन कौन से हैं? जी, एमनियोट्स कौन कौन से हैं? Reptiles, apes and mammals, they are called collectively called amniotes. ठीक है, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स को हम कलेक्टिवली एमनियोट्स का नाम देते हैं क्योंकि इनमें क्या मौजूद होती है? इनमें एमनियन मौजूद होता है। और एमनियन एक मेम्ब्रेन है, इसके अंदर मौजूद होती है, या इसके अंदर मौजूद होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलेगा एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं? एमनियोसेंटेसिस कहते हैं एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड with the help of a very fine needle। ठीक है, with the help of a very fine needle, एक बहुत ही फाइन needle की मदद से, for the diagnosis of diseases, ताकि हम diseases को diagnose कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मुर्गी का अंडा है, मुर्गी का अंडा एव्स में आता है, एव्स में एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद होता है, एमनियन मेम्ब्रेन मौजूद होती है। अब हम उस एमनियोटिक फ्लूइड को वहां से निकालेंगे, एस्पायरेट करेंगे, और वहां से निकालने के बाद अब हम उसको लेबोरेटरी भिजवा देंगे। जब हम उसको लेबोरेटरी भिजवा देंगे तो हमें क्या पता चलेगा? हमें पता चलेगा कि ये जो मुर्गी का बच्चा अंडे में से जब निकलेगा तो इसके अंदर किसी किस्म का कोई डिसऑर्डर है कि नहीं। ठीक है, तो हमें इस चीज की डायग्नोसिस में मदद मिलेगी। ठीक है, हमें इस चीज की डायग्नोसिस जो है ये उसके अंदर हमें मदद मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको हम नाम दे रहे हैं एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एस्पायरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड with the help of a very fine needle for the diagnosis of diseases। ठीक है, ताकि हम डिजीज को डायग्नोस कर सकें। ठीक है, चलें, पूरे बायोटेक्नोलॉजी में से और फर्दर कोई सवाल है किसी के जहन में? पूछें, कोई चीज ऐसी जो मैं स्किप कर रहा हूं। ठीक है, कोई चीज आसान रह गई होगी तो उस वजह से शायद मैं स्किप कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये तो आपको आती होगी। ठीक है, ये चीज तो आपको आती होगी, इसलिए शायद मैं स्किप कर रहा हूँ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको पीछे कुछ बातें बताई हैं। इंसान के जिस्म में एक सेल के अंदर 30 से 35,000 जीन्स मौजूद होते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था? मैंने आपको बताया था 1980s में अमेरिका के साइंटिस्ट ने एक बिल पास किया, अपने बिल दिया पार्लियामेंट में कि हमें इंसान के जीन्स की डिकोडिंग करनी है। खर्चा आ रहा था 2 से 3 गुना ज्यादा खर्चा जितना चांद पे जाने का खर्चा आया था। बहरहाल
उसको अप्रूव किया गया, और किस क्रोमोसोम पे कौन सा जीन मौजूद है, यानी कि हमें ये पता है कि 19वें क्रोमोसोम के जो लॉन्ग आर्म है उसके ऊपर Q200वां जीन जो है वो इंसुलिन का जीन, हमें ये पता है, ठीक है। उसका लोकस हमें पता है कि उसका लोकस एक्चुअली क्या है, ठीक है। उसका लोकस हमें पता है कि एक्चुअली उसका लोकस जो है वो दरअसल क्या है। तो और ना सिर्फ कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है, बल्कि उसकी सीक्वेंस क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस क्या है, ठीक है। इस पर सक्सेस उनको हासिल हुई, ठीक है। आखिरकार उनको इसमें सक्सेस हासिल हुई, और क्या हुआ, उन्होंने सक्सेसफुली जो है वो उसको डिकोड किया, ठीक है। उन्होंने सक्सेसफुली जो है वो उसको डिकोड किया, और क्या कहते हैं कि ये आइडेंटिफाई किया कि किस क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है और उसकी सीक्वेंस है। तो ये अच्छा 99% इस पे सक्सेस हासिल हुई सिवाय के कुछ जीन्स के, ठीक है, सिवाय के कुछ जीन्स के जो खास तौर पे कहलाते हैं एजिंग जीन्स, ठीक है। एजिंग जीन्स जो कि इंसान को बूढ़ा कर देते। चलें, अली मोहम्मद नासिर सवाल करें जरा, आपने सवाल करना है, कोई चीज़ ऐसी जो आपने बायोटेक्नोलॉजी में पूछनी है तो पूछ लें। जी सर, जीन मार्कर्स पे एक दफ़ा हम फिर तस्करा कर लें, जीन मार्कर्स में भी कंफ्यूजन है। जीन मार्कर्स, जी हमें सर। कितना ये बताओ, हमें कितना पता है जीन मार्कर्स? आपने डिस्कस किया था सर वो AMPR ना, मुझे समझ नहीं आया कि AMPR और LEGZ जो थे वो कब रिप्लेस करते हैं, और आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। केस करने का किसने कहा आपसे? आपके पास प्लाज्मिड है, उसके ऊपर AMPR जीन मौजूद है, जब आपने अपनी मर्जी का जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला तो वो AMPR जीन की सीक्वेंस ब्रेक हो गई। जब वो AMPR जीन की सीक्वेंस ब्रेक हो गई तो अब AMPR जीन जो कि एम्पिसिलिनेज बनाता है वो बना ही नहीं रहा। जब वो एम्पिसिलिनेज एंजाइम बना ही नहीं रहा तो अब आप समझ लें कि वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसकी जगह पे इसका मतलब है लग गया, और वो क्या है जो जीन ऑफ इंटरेस्ट से आप फायदा हासिल करना चाहते हैं आपको मिल गया, बस रिप्लेस फ्री कर दिया। ठीक है, और LEGZ का क्या है? जब बीच में से AMPR जीन टूट जाएगा तो अब तो एम्पिसिलिनेज तो वो नहीं बनाएगा ना। ये बात है, लाग जीन के लिए लाग जीन को उसे तोड़ दें तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम वो बनाएगा ही नहीं। अब आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा नहीं, और अगर वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहा है तो इसका मतलब ये है कि लाग जीन अपनी असल हालत में मौजूद है, ठीक है। ठीक है सर, ये दोनों जीन्स, ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी सही जब हमारा लग जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। सॉरी, दोबारा कहिए बेटा। मतलब ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी ना जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। अच्छा, फिर एक बात जरा सुन ले, ये बास प्लाज्मिड ऐसे हैं जिनमें ये AMPR और लाग जी एक साथ ही मौजूद है। दुनिया में ऐसे बैक्टीरिया भी हैं जिनमें AMPR भी मौजूद है, लाग जी जीन भी एक साथ ही मौजूद है। तो आप करते ही हैं कि मैंने जिस वक्त आपको बताया था वो आसान करने के लिए आपको अलग अलग बैक्टीरिया की मिसाल दी थी, वरना ऐसे भी बैक्टीरिया में जिसमें आपके पास AMPR जीन और लाग जीन जो है वो मौजूद है। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डालें। स्टिकी एंड्स बाज़ औक़ात जो बनते हैं तो बाज़ औक़ात AMPR को तोड़ देते हैं, बाज़ औक़ात वो लाग जीन को ब्रेक कर देते हैं बीच में से। ठीक है सर। अच्छा, मुझे बताओ इस बायोटेक्नोलॉजी में और क्या बता दूँ मैं? सॉरी सर, बायोटेक्नोलॉजी में लाइब्रेरी तो मुझे बता दो किसी को, जीन जीनोम लाइब्रेरी किसे गए? यही कि सर साइंटिस्ट ने ये जो जीनोम प्रोजेक्ट पे काम किया था तो उसमें हमें ये पता लगा कि जो 99% ऑफ हमारा वो है, बेटा वो तो जीनोम प्रोजेक्ट है ना, जीनोम लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, जीन लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, क्या होता है? नहीं सर, आइडिया नहीं कुछ। मैं बता दूँ। लेकिन जीन लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी का सबसे पहली बात, लाइब्रेरी का मतलब है कलेक्शन अंडर वन रूफ।
अब एक बात बताएं, क्या इंसान का इंसुलिन का जीन और जिसमें एक्सन्स मौजूद हैं, क्या बार बार निकालना आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। एडिनोसिन डीअमाइनेज का जीन का निकालना आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का जीन का निकालना आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। तो ये जो जीन्स जब आपने निकाल ली है, ठीक है, जब आपने ये जीन्स निकाल ली है, तो अब आपने निकालने के बाद क्या किया, आपने इसकी कॉपीज बना ली और कॉपीज बना के इन लाइब्रेरीज में रख दी। अब जिसको जीन चाहिए वो क्या करेगा, वो इन लाइब्रेरी से कांटेक्ट करेगा। जिसको भी जीन चाहिए वो इस लाइब्रेरी से कांटेक्ट करेगा और लाइब्रेरी से कांटेक्ट करने के बाद क्या करेगा, लाइब्रेरी से कांटेक्ट करने के बाद वहां से उसकी कॉपी ले लेगा, पैसे देगा, कॉपी ले लेगा। इससे एक तो ये होगा कॉस्ट डिवाइडेड हो जाएगी, ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। तो जो आपके पास जीन लाइब्रेरीज होती हैं, उन जीन लाइब्रेरीज में क्या होता है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ क्लोन्ड फ्रेगमेंट्स ऑफ जीन्स मौजूद होती है, ठीक है। जो जीन्स की कॉपीज होती हैं, क्लोन्ड फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो दरअसल उस लाइब्रेरी में मौजूद है, ठीक है। It is a collection of cloned fragments of genes under one roof. अब वो सिर्फ एक्सोनल भी हो सकते हैं और एक्सोनल प्लस इंट्रोनल भी हो सकते हैं, ठीक है, ताकि बार बार जो है वो लोगों से निकाल के उसको पूरा प्रोसेस ना करना पड़े, ठीक है, लंबा चौड़ा प्रोसेस जो है उसको ना करना पड़े, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास जीनोम या जीन लाइब्रेरी, ठीक है। चलें, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई और सवाल किसी के ज़हन में? चलें, यहीं से बात करेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ के आइए, बायोटेक्नोलॉजी आता नहीं है आप लोगों को, ठीक है, सही से पढ़ लें, इसको डेफिनेशन याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।